सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 2022 के महासमर का आज पहला चरण समाप्त हो गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह सुबह कपकपाती ठंड में सुबह सुबह वोटर घरों से निकल आए और वोटिंग की। जहां एक और ग्रामीण इलाकों में जमकर वोटिंग हुई तो वहीं शहरी इलाकों का वोटर रूठा हुआ नजर आया। गन्ना बेल्ट या फिर जाटलैंड कहे जाने वाले इस इलाके में शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत जैसे इलाकों में जहां जमकर मतदान हुआ तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा जैसे जिलों में मतदाता रूठा हुआ नजर आया। मतदान के दौरान कहीं कहीं बवाल की खबरें भी सामने आई। शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर में आरएलडी समर्थक और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए हैं तो वहीं इस दौरान कहीं कहीं मारपीट की खबरें भी आई। साथ ही मतदान करने से रोकने का भी लोगों ने आरोप प्रशासन पर लगाया, लेकिन बावजूद इसके कुल मिलाकर कहा जाए तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है और किसान आंदोलन की धधकती धरती रहा ये क्षेत्र बीजेपी के लिए अब साख का सवाल है, क्योंकि ये सबको पता है कि 2017 विधानसभा चुनाव में 11 जिलों की इन 58 सीटों में से 53 पर बीजेपी का कब्जा रहा था और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते विपक्ष को संजीवनी मिली तो और वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जाट प्लस मुस्लिम गठजोड़ के बूते अपनी सरकार के दावे कर रहा है। लेकिन अब तो 10 मार्च ही तय करेगा कि जाटलैंड किसका भविष्य बनाता है और किसका भविष्य बिगाड़ता है। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद में अब कुछ सवाल भी यहां खड़े हो रहे हैं। पहले सवाल, उसके बाद में फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहला चरण किसका करेगा वरण? पहले चरण में जनता किस पर मेहरबान है? जाटलैंड का मामला, ईवीएम में कैद हुआ फैसला और 10 मार्च को आएंगे नतीजे। गठबंधन बीजेपी की जंग, वोटर ने किसका दिया संग? तो ये वोटर ही तय करेंगे कि वो किस पार्टी के साथ है। गन्ना बेल्ट की लड़ाई, ईवीएम में कैद, सच्चाई। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग से, बहुत स्वागत है सर आपका। अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता है। सृष्टि कश्यप है, कांग्रेस से प्रवक्ता, और साथ ही रोहित अग्रवाल जी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे। और साथ ही रवि पराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले शुरुआत में रवि पराशर जी आप ही के साथ में करूंगी कि पहले चरण की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। जो वोट परसेंटेज है वो कुल अभी कुछ समय बाद सामने आ जाएंगे। इससे पहले 5 बजे के जो वोट परसेंटेज थे वो हमने देखा। उस आधार पर क्या कहती है आज की जो भी वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं? क्या लगता है आपको कि जो ज़्यादा वोट परसेंटेज हुए हैं वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं या फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा और हम सब भी कहेंगे, जितने भी पैनलिस्ट हैं, कि 10 मार्च का तो इंतज़ार करना पड़ेगा, जिस दिन वोटिंग मशीन के जो बटन दबे हैं उनकी काउंटिंग पूरी तरह से हमारे सामने परत दर परत आ जाएगी। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है, जो राजनीतिक परिदृश्य, चुनावी परिदृश्य में अभी तक की जो मेरी कम से कम व्यक्तिगत समझ है, वो ये कहती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव यानी उतार या चढ़ाव नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 2017 में इसी परिक्षेत्र में 58 जो सीटें हैं उन पर चुनाव हुआ था और उस समय 64.2% वोटिंग हुई थी। और इस बार जो वोटिंग पैटर्न 5 बजे तक का हमने देखा है, 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग 6 बजे तक जो लोग मतदान बूथ तक पहुंच जाते हैं उनकी भी कराई जाती है, यानी 6 बजे के बाद भी जो लोग बूथ पहुंच चुके होते हैं वो वोट दे रहे होते हैं। तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटिंग हमारे सामने आएगी। लेकिन जो 5 बजे का आंकड़ा है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 64% के आसपास ही मतदान रहने वाला है। कहीं कहीं हो सकता है 1-2% वोटिंग पिछले बार की वोटिंग से ज्यादा हो गई हो, या गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर हो सकता है कि पिछले मुकाबले कम वोट पड़े हों। तो कुल मिलाकर ऐसे सिनेरियो में कोई भी स्पष्ट भविष्यवाणी करना
बड़ा मुश्किल है। और आमतौर पर माना जाता है पॉलिटिकल विश्लेषण के संसार में कि अगर वोटिंग परसेंटेज वही है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर सत्तारूढ़ सरकार जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है अमित जी, पहले चरण को लेकर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। और साथ ही हमने आज देखा कि कई सारे पोलिंग बूथ पर कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई जो कई सारे सवाल खड़े कर रही थी प्रशासन पर। कई जगह पर फेक वोटर्स को लेकर सवाल खड़े हुए, कई जगह पर झड़प भी हुई, उसको लेकर भी मैं चाहूंगी आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, ओवरऑल हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने निष्पक्ष चुनाव कराया है और इस बात की हमें दाद देनी पड़ेगी हमारे पत्रकारों को, सभी को, जिन्होंने, मीडिया ने, सभी ने उसको स्पष्ट रूप से दिखलाया है और कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है जिसकी ये इलेक्शन कमीशन को ठहराया जाए। और देखिए कि जहाँ पर सवाल है, छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती हैं, और जहाँ तक सवाल आपने कहा कि कहीं पर फेक वोटर्स आए, तो फेक वोटर्स आए तो उनको पकड़ा जाता है। पूरा आप देखिए आधार से भी जोड़ दिया गया है, इससे वो पकड़े जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी कोई बात समझ में आई है वहाँ पर उनके मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जैसे अभी दोपहर में मैं देख रहा था कि हापुड़ के अंदर किसी ने अपना वीडियो बना लिया था, उस वीडियो के लिए उनको भी उत्तरदायी है, वो नहीं कर सकते इस काम को। और उसके साथ हमारे पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग अफसर को भी खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एक गोपनीयता है, गोपनीयता भंग नहीं होना चाहिए, उसको ख्याल रखा गया है। और ओवरऑल आप देखेंगी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की प्राविधान किए गए थे, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो वोटर्स की सेफ्टी हो, चाहे हमारे वर्करों की सेफ्टी हो, और साथ में हमारे अधिकारियों की सेफ्टी हो और जनता की सेफ्टी हो, सुरक्षा का मामला है, वो सब पूरा ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ठीक रहा है। इससे आप भी सहमत होंगे। ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका रुख करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बम्पर हुई है, हालांकि जो शहरी इलाके थे वहां पर कुछ कमी देखी गई है। अब ये जो बड़ी हुई वोटिंग है, ये कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें सत्ता पक्ष के लिए बताई जा रही, कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? बीजेपी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखती है। हमारे सभी नेताओं ने मतदान की अपील की थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लेने की बात कही थी और हम ये मानते हैं कि उनकी अपील कारगर रही और हमारे मतदाता घरों से निकले और वोट जमकर पड़ा। और फिर जो 2017 में हम लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया था, वहां के मतदाताओं का आशीर्वाद, वहां की सुरक्षा को लेकर, वहां के विकास को लेकर, वहां के जो अंत्योदय का मतलब जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, वो जो लाभार्थी हैं, वो हमारे लाभार्थी गांवों में निकले हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं और डबल इंजन का उनको राशन मिल रहा है। तो डबल इंजन के हिसाब से जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की थी, उसका असर क्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही देखा जा रहा है? क्या जो अपील का असर हुआ था, अपील से लोग जागरूक हुए थे, वो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही हुए थे, शहरों तक उसका असर नहीं हुआ? मुझे तो आपने शहर तक पहुंचने ही नहीं दिया ना, बीच में आपका सवाल आया, मुझे भी पहुंचने दीजिए। मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जो लाभार्थी हमारे हैं वो घरों से निकले, और शहरी इलाकों में आप पीछे की तुलना कर लीजिए, उससे बेहतर वोटिंग परसेंटेज आपको मिलेगा। वहां भी उस अपील का प्रभाव पड़ा है और लोग निकले हैं घरों में। पहले कितना होता था प्रदेश में, कभी 40%, कभी 45%, कभी 50%, लेकिन पिछले 2, 3, 4 चुनावों से देखिए वोट का परसेंटेज 50 से ऊपर, 60 से ऊपर ही रह रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो अपील किया वो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हमारे साथ इस समय आज आकर भर भर कर हमको आशीर्वाद दिए, और फिर से हम लोग अपने सरकार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज पश्चिम से हो चुकी है और जिसको हम लोग 10 मार्च को परिणाम के रूप में देखेंगे। रोहित जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज के दिन नेता जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं, आपकी पार्टी के तो नेता खुद वोट करने नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी जनता को ये बताएं, दर्शकों को, कि आखिर क्या कारण रहा कि आज जयंत चौधरी वोट करने नहीं पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है सपने में भी अब जयंत चौधरी दिखाई पड़ने लग गए हैं। देखिए, स्थिति ये है कि 14 तारीख को चुनाव है, जिसके लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्रचार के लिए,
तो आज जयंत चौधरी जी की पहले से प्रचार रैली तय थी अखिलेश यादव जी के साथ, क्योंकि समय कम है और उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि उनका मथुरा में वोट है। तो माननीय चारू चौधरी जी, जो जयंत चौधरी जी की अर्धांगिनी हैं, वो खुद गई, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और जयंत चौधरी जी ने अपनी सब मथुरा पहुंचने की कोशिश की, पर वो समय से नहीं पहुंच पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है विपक्ष का। अगर 5 साल कुछ काम कर लिया होता तो हर चीज के लिए इनको मुद्दा बनाने की जरूरत ना पड़ती। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं बना रही है, जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि अपने जरूरी काम छोड़कर जनता जब मतदान करने पहुंचती है तो फिर वो यही उम्मीदें नेताओं से भी करती है। रवि पराशर जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। रवि जी। नहीं, सवाल नहीं, मैं असल में एक राजनीतिक दुर्घटना जो एक वोट की वजह से हुई थी और जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, वो अपने प्रवक्ता जो आरएलडी के हैं उनको बताना चाहता हूं। मैं राजस्थान में काम करता था एक पत्रकार के तौर पर, और सीपी जोशी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे और 2008 के चुनाव में नाथ द्वारा से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनकी पत्नी वोट देने नहीं गई, वो मंदिर में बैठी रहीं, पूजा करती रहीं और वो एक वोट से हार गए। एक वोट से हारने का नतीजा ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनको राजनीतिक यवनिका के पीछे एक तरीके से जाना पड़ गया। अब जाकर के इस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला। तो एक वोट का बड़ा महत्व है रोहित अग्रवाल जी, इसे समझिए और अपने नेताओं को भी समझाइए। मैं सर आपकी नहीं, देखिए हमारे नेता भी समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम भी समझते हैं सर। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। हर वोट का बहुत मैटर करता है और हम लोग भी इस चीज की निरंतर अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि स्वच्छ लोकतंत्र तभी स्थापित हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जब आपके कंधे पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा होती है, मतलब जिम्मेदारियों के चलते कई बार आज वोट करने नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से आप अमीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात रखिएगा, फिर अश्विनी जी आपका वोट का अधिकार वोटर को है और वो एक बड़े देश के नेता अपने को मानते हैं, तो उनको चाहिए था कि हमारे चुनाव अधिकारी से वो रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मैं व्यस्त हूं तो मुझे बैलेट वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। वो उन्होंने नहीं मांगा। देखिए गलती उनकी भी है, ऐसी कोई व्यवस्था शायद हमारी नॉलेज में नहीं है। वो निर्वाचन अधिकारी से ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं लगता सर लोकतंत्र के अंदर है। मैं चुनाव कैंपेन कर रहा हूँ, व्यवस्था कर सकते थे हमारे चुनाव अधिकारी। नहीं, मैं इस चीज पे आपके एक्नॉलेज इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति व्यस्त है तो वो बैलेट पेपर के थ्रू कर सकता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो डेफिनेटली हम लोग इस तरीके से वोटिंग करते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अमीन साहब चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उनकी बात पर तवज्जो दीजिए। रिक्वेस्ट करना चाहिए था उनको। कोई वैकल्पिक नहीं सर, मैं मान लेता हूँ, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ। आप अगर कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, बट मैं एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हूँ आपकी पार्टी द्वारा कोई बात ही नहीं सर। मैं आपकी बात को ठीक है अश्विनी जी आपका रुख करूंगी, मैं लूंगी आपसे जवाब। लेकिन सृष्टि जी, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और कांग्रेस हम देख रहे हैं लगातार विकास के मुद्दों को ही भुनाती नजर आ रही है, विकास के मुद्दे ही उठाए गए। और आज जब जनता वोटिंग के लिए पहुंची पोलिंग बूथ पर, तो वहां पर जब जनता से बात हुई तो जनता भी काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दी। हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर पर लोग बोलते हुए नजर आए, जाति पाति से ऊपर लोग उठते हुए आज नजर आए हैं और विकास के मुद्दों पर आज लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है अमनदीप जी। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं सुबह से लाइव कवरेज देख रही थी, तो हर चैनल पे जनता से जब भी जवाब मांगा गया उन्होंने बोला हमें विकास, हमें रोजगार चाहिए, हमें जाति धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश का भविष्य देखना है, हमें महिलाओं की सुरक्षा देखनी। जब महिलाओं से बात की गई तो उन्हें सशक्तिकरण चाहिए, उन्हें 40% का जो वादा किया गया था वो उनके एक्नॉलेजमेंट में था। तो अमनदीप जी, आज अगर उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण में मतदान हुआ है, जो जनता हमारी घरों से निकल के वहाँ मतदान देने गई है, उसने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मतदान दिया है। क्योंकि वो जो अभी तक पिछले 4 वर्षों से प्रताड़ना झेलते आ रहे 2017 से, उससे अब उनको बाहर निकलना है, उन्हें उससे एक सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा 4 करोड़ है यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश के जो युवा निकले, जो महिलाएं निकली, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और उनके मीडिया वाइज हमने जो देखे हैं
दे प्रेफर्ड, बिकॉज कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी अमनदीप जी जो आप भी एक्सेप्ट करेंगी जिसने जाति और धर्म की राजनीति पूरे चुनावी उसमें माहौल में नहीं की। हमने कोई बांटने की राजनीति नहीं की, हमने ना या ध्रुवीकरण की राजनीति की। हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भर्ती विधान निकाला, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए शक्ति विधान निकाला और उत्तर प्रदेश की आम जनमानस के लिए उन्नति विधान निकाला। तो हमने किसानों की बात की, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की और आज हमारी जनता इतनी जागरूक दिख रही थी तो ये हमारे अच्छे भविष्य की एक झलक थी कि उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाव चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जाति और धर्म के उसमें अभी तक जो हम साइकिल में रिपीट करते आ रहे थे अब उससे वो बाहर निकलना चाहती है, बिकॉज अब बहुत हो गया अमनदीप जी। उत्तर प्रदेश को अब एक नए रास्ते पे ले जाने की जरूरत है ताकि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको एक नए दौर में ले जाए, उनको सशक्त बनाए, उनके भविष्य की जिम्मेदारी दे ताकि ऐसी सरकार आए जो पिछले 2017 से 2021 के बीच में 12 उनके पेपर्स लीक ना कराए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, जो किसानों के ऊपर वहां अपनी गाड़ी के नीचे सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या ना कर दे, उसके बाद उन्हें बेल मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश को ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारी आशा बहनें जो अपना हक मांगती हैं तो उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, हमारे किसान भाई अपना हक मांगते हैं तो उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, युवा अपना शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले पे आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसती है, हमारे जो व्यापारी वर्ग है उन्हें होटल से निकाल के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इन सब चीजों से उबर कर, क्योंकि आज अगर हम जब वोटिंग डाल रहे हैं अमनदीप जी तो आज ऐसे कितने वोटर्स हैं जो वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई, उनकी लाशें गंगा में बह रही थी, उनकी लाशें गंगा किनारे रेतों में दफनाई गई थी, ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पे मरे थे उत्तर प्रदेश के वोटर जो आज वहां नहीं खड़े हो पाए थे। तो उनके परिवारजन को भी ये याद होगा, उनके घर वालों को, उनके आस पड़ोस लोगों को, सबको ये बात याद होगी, हमारे जो किसान भाई है उनके परिवार को भी ये बात याद होगी जो आज वहाँ वोट डालने गए थे। तो जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अब मुद्दों पे बात होगी, मुद्दों पे जनता वोट करेगी। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमने पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात की है, जनहित पे बात की है और जनता उसको कितना स्वीकारती है ये जनता के हाथ में है। ये 10 मार्च को तय हो जाएगा कि जनता उसे कितना स्वीकारती है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहना ये चाह रहा था, देखिए हमारे लोकदल के मित्र जो है बैठे हुए हैं, इन्होंने शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी के भय से किया कि भारतीय जनता पार्टी को सपना आता है, इनके नेता ने वोट नहीं डाला, ये लोकतंत्र का अपमान भी एक तरह से है। एक मतदान की बात रवि पराशर जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया और उसमें भारतीय जनता कुछ भी बोलेंगे, मतलब अगर मत नहीं दे पाए किसी व्यस्तता के कारण और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हम मत नहीं दे पाए व्यस्तता के कारण, तो आप कुछ भी बोलेंगे कि हमने लोकतंत्र का अपमान कर दिया। मतलब आप लोग क्या, मतलब कभी कुछ काम भी कर लिया करो ना, 5 साल काम कर लिया होता तो इस तरीके से उल्टे सीधे नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जनता के दरबार में जब जाते हो आप तो ये कुछ काम लेके जाया करो, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाया करो, इस तरीके से उल्टे सीधे नैरेटिव मत सेट किया करो आप। रिपोर्ट कार्ड तो मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पेश किया ना अपना। एक नेता और वोट अपना ना डाले इस लोकतंत्र में और उसके मुझे अभी बता दें, मैं तो कह रहा हूं अब तो चलो बहुत देर हो गई, भारतीय जनता पार्टी के खेत जो है वो चिड़िया चुग चुकी है, अब तो बहुत देर हो गई है इनके लिए, जनता मन बना चुकी है और पहले दौर की वोटिंग भी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट कार्ड्स भी आ चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ अब बता दो भाई, अगर कोई पार्टी के नेता 5 ऐसी योजनाएं बता दो मुझे तो आपने इम्प्लीमेंट की हो। अगर खुद वोट करने नहीं पहुंचते हैं तो कैसे जनता से ये अपील कर सकते हैं, फिर वो कैसे ये अपील कर सकते हैं कि आप लोग वोट करने पहुंचिए। क्या सिर्फ काम सिर्फ नेताओं के पास ही होता है? आम जनता के पास भी अपने बहुत काम होते हैं। अगर ऐसी ही सोच सभी रखने लगे तो फिर वोटिंग के जो परसेंटेज अभी सामने आए इससे और भी ज्यादा गिर जाएंगे। ये एक व्यक्तिगत आपका राइट है, ये एक व्यक्तिगत राइट है, मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जैसे कि अभी हमारे कोई भाई बोल रहे थे कोरोना काल के अंदर जो लोगों की मृत्यु हो गई वो भी वोट देने नहीं जा पाए, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे फिर कि वो वोट देने क्यों नहीं जा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी नहीं, लेकिन विपक्ष के ऊपर किसी भी बात को लेकर मुद्दा बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। देश का एक नेता जो सबको रास्ता दिखाता है और चुनाव की अपील करता है, किस मुंह से वो अपील करेंगे?
चुनाव करने के लिए, मतदान करने के लिए। ठीक है, श्रेष्ठ जी बड़े कुछ नेता कहना राह चाह रही है। दिखाते हैं, श्रेष्ठ वो जी बड़े आप नेता अपनी हैं बात देश के। रखिए। हमें पता है किस मुंह से अपील करेंगे। आपको बड़ी चिंता है, हमारे नेताओं की बहुत चिंता है, उसके लिए धन्यवाद। हम जनता को जवाब दे देंगे, हम जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी, और उसको हम सब बखूबी समझते हैं और हम जनता को जवाब दे देंगे। क्यों भाई? पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेताओं की बहुत चिंता है, हमारी बहुत चिंता है, उसके लिए शुक्रिया। सपने में आ रही भारतीय जनता पार्टी आपका नेता वोट नहीं करके गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं देश के साथ। देश के लोग अगर आप कितने गैर जिम्मेदार हैं ये आज उन्होंने बता दिया। क्या पार्टी चलाएंगे? रोहित जी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। आप एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। इनकी आवाज डाउन कीजिए। सृष्टि जी को दिखाइए स्क्रीन पर। सृष्टि जी आप अपनी बात रखिए। अमनदीप जी, हमारे यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों पे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ये बात करते रह जाएं कि किसने वोट डाला नहीं डाला, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बात ये होनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने किन मुद्दों पे वोट डाला है। वहां पे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बेरोजगारी के मुद्दों पे वोट डाला है, वहां पे महिलाओं ने अपने सुरक्षा के मुद्दों पे वोट डाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं शहरों से कम होकर? क्योंकि ग्रामीण में वहां पे हमारी महिलाओं के साथ जो छल कपट किया इन्होंने उज्ज्वला के नाम पे, डेटा एंड फैक्ट्स के साथ बोल रही हूँ, 8 करोड़ इन्होंने जो गैस सिलेंडर दिया, दूसरी बार में सिर्फ 1 करोड़ महिलाएं ही वापस जा पाई उन्हें देने। जो गैस सिलेंडर 550 रुपए का था 2020 में, 2021 में कोविड काल के दौरान कुछ नहीं है, नीचे आएंगे आप लोग 6% से भी। शांत हो जाइए एक सेकंड, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है? जो गैस सिलेंडर 550 रुपए का था 2020 में, एक साल के अंदर उस गैस सिलेंडर का दाम 880 रुपए हुआ और 1241 रुपए का था। मैडम गलत आंकड़े मत पेश कीजिए। 1 जनवरी 14 को 1241 रुपए का था, आज कितने का है ये भी देख लीजिएगा। गलत आंकड़े आप लोग पेश करते हैं। मुझे यहाँ बहसबाजी नहीं करनी है आपसी, आप जाके मुद्दों पर जवाब दे रहा हूँ, गलत आंकड़े पेश मत कीजिए। इसी टीवी चैनल पर मैंने उदाहरण समेत पेश किया है और बताया है लोगों को। 1241 रुपए का गैस सिलेंडर 1 जनवरी 1914 को। एनडीए है ना, नो डेटा अवेलेबल, क्योंकि जब किसानों की शहादत पे डेटा मांगा गया जनता इस चीज का जवाब देगी आपको। 1241 का सिलेंडर 2014 से पहले खरीदती थी और फ्री में पाती है सिलेंडर। अश्विनी जी बीजेपी सत्ता में आई तो यही नारा देकर थी ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो वो महंगाई तो बड़ी है ना, अब कितनी बड़ी है इस पर अगर आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन 2014 के बाद में महंगाई बढ़ी है और उस वक्त जो महंगाई थी उसको लेकर अगर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो अभी तो 2 गुने रेट हो चुके हैं। किया है कांग्रेसियों ने, महंगाई 10 से ऊपर हमेशा रही है और भारतीय जनता पार्टी में की सरकार जब से आई है 6 से ऊपर कभी नहीं गया है। आप लोग देश को भ्रमित करते हैं। डेटा बोल रही हूँ, उस पर जवाब देने की हैसियत में तो दे दीजिए। सीएमआई का डेटा है 2017 से 2021 के बीच में 16 लाख नौकरियां हमारे प्रदेश के युवाओं ने खोई है। आप सीएमआई का डेटा है के साथ दे रहा हूँ, आपके पास डेटा नहीं है, आप खोलिए कहीं भी, आप कहीं भी सर्च करिए। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का सिलेंडर था या नहीं था? आपको झूठ बोलना है, बोलते रहिए। 360 रुपए यूपीए के दौरान सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या नॉनसेंस अलाउ कर रही है? अश्विनी जी सृष्टि जी प्लीज एक एक कर आप अपनी बात रखिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। अगर आप लोग दोनों ही इस तरह से बोलेंगे तो जनता तक किसी की भी आवाज नहीं पहुंचाई जा सकती है। रोहित जी आगे मौका दूंगी आपको, आगे मौका दूंगी आप। सबसे पहले रुख मोहम्मद अमीन जी आप ही का करूंगी मैं। इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि जो वैकल्पिक व्यवस्था का आपने यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास में इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे ही हम आम जनता में देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सके, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं जो जागरूकता की कमी है वो देखी जाती है। तो कुछ ऐसी जानकारी जो आप जनता तक पहुँचाना चाहें इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि लोग कहते हैं कि हमारे वोट नहीं पड़े हैं, हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, इसके लिए समय समय पे उनको ध्यान देना होगा कि जब हमारा बीएलओ जाता है तो उनको बताना होगा कि हम लोग यहाँ रहते हैं या शिफ्ट हो गए हैं, उनको बताना पड़ता है। और चूंकि उनका कार्ड तो बना होता है लेकिन लिस्ट में फिर नाम डिलीट कर दिया जाता है। जहाँ तक देखिए सुविधा कितनी दी है इलेक्शन कमीशन ने कि हर चीज़ का कार्ड जो भी बनवाते हैं आप, उसका आपको पैसा देना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कास्ट निर्वाचन आयोग कार्ड देता है तो कलर देता है और इसकी वैधता देखिए कितनी है।
वैध कार्ड है ये हर जगह आपका यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर। और इस कार्ड को बनवाना चाहिए समय पर, और समय पर वोट देना चाहिए, और समय पर जो भी सुविधाएं हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। देखिए कितना बड़ा कोविड हुआ है, कोविड में भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हर सेंटर पर रखी हैं। और अब की बार तो आपने देखा होगा कि निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ में जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उनके साथ में हमारा एक मेडिकल असिस्टेंट के लिए कोऑर्डिनेटर लगाया गया है, जो कि पूरी पीपी किट के साथ मौजूद है। उनके टेम्परेचर देखे जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग रूम बनाया गया है, उनको टोकन दिया जा रहा है, और एक मजिस्ट्रेट के साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होगा उसकी निगरानी में अलग से 1 घंटा दिया जाएगा लास्ट में उनको, कि उनके वोट डाले जाएं और हर एक का वोट मान्य होगा। इस तरीके से देखना चाहिए आदमी को, और हर एक वोटर को, हर जनता के अपने प्रतिनिधि को, कि अपने वोटों को डलवाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, परसेंटेज ज़्यादा जाएगा, उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। और जनता भी को जागरूक करना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रेस तो है ही है, साथ में हमारे जो टाइम टू टाइम विज्ञापन आते रहते हैं उनके साथ भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनके जो वर्कर हैं पार्टियों के, हर पार्टी के वर्कर को अपने वोटर्स को जागरूक करने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस आए और हमारा वोटिंग जो परसेंटेज है इलेक्शन कमीशन का नहीं, उनके लिए भी अच्छा है। इलेक्शन कमीशन का तो रिकॉर्ड बनता ही बनता है, उनके लिए भी अच्छा है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। ठीक है, इन परिस्थितियों में चुनाव कराया गया और आज शांतिपूर्ण हुआ, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, इसके प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी ने ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे जानकारी साझा की है, और इसको लेकर जनता को जागरूक होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोहम्मद अमीन जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है। सृष्टि जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। पहले मैं कुछ तथ्यों पे बात कर रही थी, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत ही बेशर्मी से उसे बोल रहे हैं, गलत तथ्य है। एनएसएसओ का सर्वे है कि सबसे गरीब फीसदी जो 20% हमारा परिवार है उत्तर प्रदेश का, उसकी औसतन आय 1065 रुपए मासिक है। और यही सर्वे कहता है कि उज्ज्वला की स्कीम के मुताबिक आपका 1 मई 2020 को जो 581 रुपीज का गैस था, वो 1 वर्ष के बाद 1 जून 2021 को 800 रुपए का वो गैस हो गया। और आपने सब्सिडी कोविड काल में वहां पे डिले करके भी इस साल वो सब्सिडी दी गई है, नवंबर दिसंबर में, पिछले पूरे कोविड काल के दौरान। तो जो परिवार 1065 रुपए प्रति महीना कमाता है, वो 800 रुपए का गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा? दूसरी बात, 22 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ की जनता को यहाँ मुफ्त राशन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कितना अच्छा आपने विकास किया है। आईसीई का डेटा कहता है, बीजेपी के प्रवक्ता प्रबल जी सुन ले थोड़ा, कि देश के जो सबसे गरीब फीसदी हमारे 20% परिवार है, उनकी आय में 43% की कटौती हुई है। 15 करोड़ परिवारों की आय में 43% की 53 आधे से भी ज्यादा की कटौती हुई है। उसी वक्त देश के सबसे अमीर 20% परिवार की आय में 39% की वृद्धि हुई है। तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि गरीब गरीब होता गया आपके कार्यकाल में और अमीर अमीर होता गया? और आईसीई का सर्वे है, सीएमईआई का डेटा बता दूं, 2017 से 2021 के बीच में जो एग्जिस्टिंग नौकरियां थी, उसमें 16 लाख जॉब लॉसेस हुए हैं आपके कार्यकाल में। युवाओं से रोजगार छीना गया है जो उनके पास था। तो ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, देखिए कई सारे आरोप और कई सारे सवाल सृष्टि जी ने यहाँ पर खड़े किए भारतीय जनता पार्टी पर, कैसे जवाब देंगे? देखिए, एक मेरी शिकायत भी दर्ज किया जाए। मैंने गैर जिम्मेदार किसी नेता को कहा तो आपने शब्दों की मर्यादा सिखाई, और अभी हमको कांग्रेस की प्रवक्ता ने बेशरम कहा तो आपने उनको मर्यादा नहीं सिखाई, क्योंकि नारी शक्ति बेशरम किसी को कह सकती है। चलिए खैर, अब जब 1241 रुपए का सिलेंडर बताओगे 2014 में, तो बेशरम नहीं तो आपको क्या कहेंगे? बेशरम तो कहना ही पड़ेगा ना आपको। जब 1241 रुपए का सिलेंडर 2014 में बताओगे, शब्दों की मर्यादा रखिए। और जनता को सृष्टि जी, रोहित जी, अश्विनी जी, मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। नहीं, अमनदीप जी, पहले उनको तो बोलिए खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आपके नेशनल चैनल के ऊपर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं 2014 के अंदर आप भी गृहिणी हैं। आप मुझे बताइए कि 2014 के अंदर क्या 1240 जवाब ले रही हूँ ना रोहित जी, उसी को लेकर जवाब ले रही हूँ। सवाल खड़े किए ना सृष्टि जी ने, जवाब ले लिया। अरे हमारे नेता की चिंता ना करो, हमारे विधायक की चिंता ना करो। हमारा कैंडिडेट ना लाखों वोटों से जीतने जा रहा है। हमारे नेता ने, अगर आपको ऐसा लगता है तो मौका दे रही ना जनता, हमारे नेता ने वोट मौका दे रही ना जनता आपको। अब जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है ना, सवाल तो पूछे जाएंगे। अश्विनी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दे से मत भटकिए रोहित जी, अश्विनी जी मुद्दे से मत भटकिए। देखिए, सवाल खड़े किए ना सृष्टि जी ने, जवाब लेने दीजिए। अश्विनी जी बोलिए।
अब महंगाई पर आता हूँ। इनकी सरकार 2004 से 2014 तक चली है, महंगाई दर 10% से नीचे नहीं आया है। और 14 से हमारी सरकार है, 6 से ऊपर नहीं गया है, कोरोना काल ऐड कर लिया गया है। और हमारी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ डेटा पेश कर रही हैं। दूसरा, अब आ जाता हूँ अमीर और गरीब पर। ये लोग जब से कांग्रेस की सरकार आई, गरीबी नहीं आई, गरीब हट गए, गरीब को इन लोगों ने जो है गरीब रहने दिया। और उसी डेटा पर मैं बताऊं, जो अमीर हुए हैं उसमें राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन का भी नाम शामिल है। जो अमीर हुए हैं उसमें राहुल गांधी फाउंडेशन का नाम है। अश्विनी जी, बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष ही नहीं जनता भी सवाल खड़े कर रही है। अश्विनी जी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं जनता भी सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में। अरे भाई साहब, थोड़ा हैसियत में रह के बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता श्री जी, प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग यहाँ पे पार्टी को पंच करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया, ना कि एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए। अगर इस तरह ही आप अपन, मैडम प्लीज 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 इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। रवि पराशर जी, आपका रुख करूंगी। आपको खाली विपक्षी शब्दावली दिखाई पड़ती है। आप तीनों से ही तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना रोहित जी, आप तीनों से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। गलत फैक्ट्स रख रही है। 2004 पे क्यों जा रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता निरंतर गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। अगर आप तीनों ऐसे ही अपनी बात रखेंगे तो किसी की भी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ऐसे कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अमनदीप जी, भाजपा के प्रवक्ता निरंतर गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। अमनदीप जी, भाजपा के प्रवक्ता निरंतर गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। डिसाइड हो जाएगा ना, कर रही हैं वो तो 10 मार्च को डिसाइड हो जाएगा ना। आपकी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो आपको सोचना होगा। अमनदीप जी, मैंने इनसे तथ्यों पे सवाल पूछा, आपने इनको कैसे अलाउ कर दिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2004 में जाने? मैडम उन्हीं से मैं जवाब ले रही थी, मैडम उन्हीं से मैं जवाब ले रही थी। अगर आप लोग बीच में ऐसे बोलेंगे तो मैं किसी से भी जवाब नहीं ले पाऊंगी। प्लीज अश्विनी जी, सीधे सीधे नीचे की इन्होंने 16 लाख। अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमान है उनका भी रुख करना है। फिर अब अश्विनी जी के पास जवाब नहीं है। अश्विनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इतिहास में चले जाते हैं, 10 महीने पहले गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं दिखती है इन्हें। ठीक है, रवि पराशर जी, आप बताइए कि इलेक्शन से ठीक पहले हमने हिजाब का मुद्दा भी देखा कि बहुत ज्यादा गर्माया। उसके बाद में मुख्यमंत्री की शब्दावली की भी अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा विवादों में रहे। और उसके बाद में AIMIM के नेता पर हमला हो जाना। हालांकि देखिए, अब ये कहा जाता है कि वोटर पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि वो किस पार्टी को वोट करेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो घटनाक्रम हुए हैं, क्या लगता है कि वो वोटर की उस मेंटलिटी पर भी असर डालेंगे जो कि वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि किस पार्टी को वोट देना है? क्या वो वोट भी प्रभावित होंगे? देखो अमनदीप, दुर्भाग्य की बात है, कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो आपराधिक कृत्य हो, किसी के भी साथ हो, किसी भी पार्टी के नेता के साथ हो या आम आदमी के साथ हो, आम कार्यकर्ता के साथ हो, तो वो किसी भी तरह से उसको जायज, सही नहीं ठहराया जा सकता। उसकी हम केवल और केवल निंदा कर सकते हैं और ऐसा न हो ये राज्य प्रशासन से अपील कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आपने जो ये एक मसला उठाया कि असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर, उनकी गाड़ी पर जो फायरिंग का मामला हुआ, उससे क्या और जो शब्दावली जिस तरह से इस्तेमाल की गई, उससे क्या कोई वोटिंग पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि जिस तरह मतदाता ने अपना जो एक इस बार भी चुनाव में, मुझे तो बड़ा शर्म आ रही है कि मैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं और 38% वोट वहां से हुआ है, जिसमें मेरा 1 वोट और मेरे परिवार के 3 वोट भी शामिल हैं। पिछली बार वहां पर 49% के आसपास, 49+ वोटिंग हुई थी, सबसे कम हुई थी। और इस बार तो 38%, जो हद से हद मुझे लगता है 40-42 तक पहुंचेगी। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत शर्म की बात है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों के व्यवहार,
बर्ताव, राजनीतिक नेताओं के बयान, उनको बोलने का तरीका, एक दूसरे को हिट करने की जो बातें हैं, मुझे लगता नहीं है कि अब वोटर इन सब बातों से, इन गिमिक्स से, ये जो टेलीविजन चैनलों पर जो होने वाली बहस है, इसमें जो तलखियां, जो कड़वाहट आ जाती है, इससे कोई बहुत प्रभावित होता है। लिहाजा एक सदाचरण करना चाहिए। और राजनीति में तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचरण का कोई, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचरण है जब आप दूसरे के व्यक्तिगत तौहीन करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है रोहित जी, आज पश्चिम यूपी में वोटिंग हुई है, इसको लेकर देखिए जयंत चौधरी का अपना एक मुद्दा रहा, उस पर भी आपने अपनी बात रखी, लेकिन अब जो वोटिंग की जो फीसदी बढ़ी है, परसेंटेज हमने देखा कि उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में आएगी? देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 सालों तक जनता परेशान रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कुचलने का काम किया है, जिस तरीके से आज देखा गया कि टेनी जी के बेटे को जमानत दे दी गई भारतीय जनता पार्टी की खराब पैरवी की वजह से, तो अभी आपने ओवैसी जी के ऊपर, काफिले के ऊपर जो हमला हुआ उसका भी आपने जिक्र किया। तो जिस तरीके से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था बर्बाद रही है और इन्होंने मुद्दे पे बात नहीं की है, और इसको देखते हुए जनता तैयार थी, इंतजार कर रही थी इस वोटिंग डे का, इसलिए जनता भर भर के बाहर निकली है इस वोटिंग डे पे वोट देने के लिए, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। एक चीज और मैं बता दूं अमनदीप जी, आप भाषा की मर्यादा की बात कर रही हैं, तो भाषा की मर्यादा खाली अच्छी भाषा बोल देने से और झूठ बोल के टीवी चैनल पे चले जाने से नहीं चलता है। आपके चैनल के ऊपर प्रतिष्ठित चैनल है, नेशनल लेवल पे देखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता झूठ बोलता चला जा रहा है निरंतर, आप उसको रोकने का काम नहीं कर रही हैं, आप खाली भाषा की मर्यादा देख रही हैं। आप सोचिए क्या नैरेटिव सेट होगा। 1241 रुपए का सिलेंडर ये बता रहा है। रोहित जी आप समझिए, कौन सी भाषा की मर्यादा लानी है, आप बताइए जरा, कौन सी भाषा की मर्यादा मैंने लानी है? तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है कि तुमको हम भाषा की मर्यादा बताएं तुम्हें? तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है जो तुम्हारी इज्जत की जाए। जनता को कुचलोगे तो जनता को कुचलोगे, पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप निजी टिप्पणी करके मुद्दों से भटकाने की प्लीज कोशिश मत कीजिए। चाहिए किसानों को कहोगे खालिस्तानी, किसानों को कहोगे अफगानिस्तानी, किसानों को कहोगे आतंकवादी, और तुमको यहाँ पे इज्जत देंगे हम? किस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम तो उस योग्य नहीं रह गए इसके लिए कह रहे हैं। रोहित जी, अगर आप इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा। देखिए प्लीज रोहित जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मत कीजिए, और जनतंत्र टीवी को प्लीज माध्यम मत बनाइए। मैं आप सभी को बोलने का मौका दे रही हूँ। अगर वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं तो मैंने आपको भी मौका दिया ना, आप सही आंकड़े पेश कीजिए। आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसानों का अपमान किया जाएगा, अगर जनता का अपमान किया जाएगा, इनको समझाइए, इनको समझाइए। जिस तरीके से ये गलत आंकड़े अगर कोई पेश कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो गलत है, ये बोले चले जा रहे हैं। और मुझे जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा दिखाएंगे, सिखाने वाले शिक्षक अगर होते तो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते क्षेत्रीय पार्टी से नहीं रहते। और क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता है ये, क्षेत्रीय पार्टी, इनका नेता कितना गैर जिम्मेदार पूरे देश में देखा। अगर मैंने ठीक है अश्विनी जी, देखिए अगर ऑन डेटा बात की जाए तो बेरोजगारी की दर काफी हद तक बढ़ी है, साथ ही महंगाई की दर भी बढ़ी है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता लगातार सवाल उठा रही है। देखिए ऑन डेटा में बात कर रही हूँ, बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही महंगाई दर भी काफी हद तक बड़ी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं कहूंगी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसको लेकर तो आपको जवाब देना होगा ना, ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि महंगाई कम हुई है या बेरोजगारी दर बढ़ी ही नहीं है। नहीं, हम भी डेटा पेश करते हैं, तो अगर हम पेश करें तो ये लोग झूठ कहते हैं। बताइए कौन सा डेटा आप पेश कर रहे हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि पहले के मुकाबले महंगाई दर कम हुई है? वो कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा है, कौन सी रिपोर्ट है? नहीं, एक मिनट रोहित जी, जवाब लेने दीजिए। अश्विनी जी, कौन सा डेटा पेश कर रहे हैं आप? कौन सी रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि महंगाई दर कम हुई है या फिर बेरोजगारी दर कम हुई है? अमनदीप जी,
सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई दर स्पष्ट रूप से कहा कि 10% से नीचे नहीं गिरी है। वो पूरे विश्व ने देखा होगा और सबको देखने की जरूरत है। ठीक और है। 6% से ऊपर हमारा महंगाई दर हमारे शासनकाल में अश्विनी नहीं जी, गया। अश्विनी तो जी महंगाई का देखिए, CMI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मैं 2021 का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जिसके बाद नवंबर 2021 में ये बढ़कर 4.8% हो गई है। सीधे सीधे ये डबल हो चुकी है। अब इसके बाद भी आप कहिएगा कि बेरोजगारी तो बढ़ी ही नहीं है, तो ये कौन सा डेटा आप पेश कर रहे हैं? वो रिपोर्ट का नाम बताइए आप। उत्तर प्रदेश में 17% थी जब हमको सरकार मिली थी, और आज जो है हमारा 4% के पास क्या आंकड़ा है। कैसे हम मान लें कि बढ़ी है? हमने रोजगार तो अश्विनी जी 2017 में तो ये 2 कुछ था ना, उसके बाद में अगर 4% हुआ है तो आंकड़ा तो बड़ा है ना। युवा जो नौकरी मांग रहे हैं वो बिना मतलब इन्होंने 2 लाख नौकरी नहीं दी। और जब विरोध प्रदर्शन होता है तो आप ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि विपक्षी पार्टी इस तरह के विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है। सृष्टि जी आप अपनी बात रखिए। हमने दिया नौकरी, सरकारी नौकरी दिया। ठीक है, आगे मौका दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले सृष्टि जी MSME और क्या कहना चाहेंगे? 81 लाख लोगों को आपने बेरोजगार दिया। इन लोगों ने 2 लाख नौकरी नहीं दी। ये लोग क्या बात करेंगे? गुंडागर्दी हुई है देश में, प्रदेश में। ठीक है सृष्टि जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में मुझे फाइनल कमेंट्स लेने सबसे। आंकड़े पेश करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है रोहित जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। अब सृष्टि जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमनदीप जी, आज इस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, 45 वर्षों की हाई है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। आप लोग 1.7 आज इस देश में महंगाई अपने चरम सीमा पे है, इसको भी कोई करने लगे हैं। अरे ठीक है। आज इस देश का गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ गिरा जा रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है। आज इस देश में 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। 84% हाउस होल्ड की इनकम पे अफेक्ट किया गया है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। और ऊपर से ज्यादा उस पे और अत्याचार कैसे करते हैं? इनका बजट जो पेश होता है, कॉर्पोरेट बजट ये जो पेश करते हैं अपने प्रोडी टैक्सेस लोगों के लिए, उसमें 27% किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में 35,000 करोड़ का कट ऑफ किया इन्होंने। मजदूरों को मिलने वाली मनरेगा की स्कीम में वहाँ पे 25,000 करोड़ का कट ऑफ किया। तो इन लोगों ने तो हर जगह आम जनता के ऊपर अत्याचार किया है। जहाँ आम इंसान वहाँ पेट्रोलियम उसमें 704 करोड़ का कट ऑफ हुआ है। अश्विनी जी बोलने का मौका दिया ना मैंने आपको, प्लीज अब सुन लीजिए। आपसे मनदीप जी ने फैक्ट्स पे सवाल पूछा। अश्विनी जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना, प्लीज बाकी को भी तो बोलने का मौका दीजिए ना। अगर बाकी मेहमान हम लोगों ने बुलाया है तो उनको भी बोलने का मौका देना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में इसी तरह से इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। प्लीज अब आप खामोशी से सुन लीजिए। कोई नहीं बोलने दे रहा है मनदीप जी, तो मैं कैसे इस चीज को? अश्विनी जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, इससे पहले आगे भी मौका दूंगी, लेकिन प्लीज अब बाकी को भी तो सुनिए आप। पेश करोगे यहाँ पे तो कौन बोलने देगा भाई तुम्हें? जब झूठ पेश करोगे तो कौन बोलने देगा? ठीक है सृष्टि जी, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा संक्षिप्त में। अमनदीप जी, आज उत्तर प्रदेश 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता की विजय होगी, जब भाजपा की निकम्मी सरकार को वो निकालेगी अपने वोट के दम से। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो युवा है वो बेरोजगार, उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं वो असुरक्षित है, उत्तर प्रदेश की जो व्यापारी है। रोहित जी एक फाइनल कमेंट आपका। रोहित जी एक फाइनल कमेंट आपका, जिसको इन लोगों ने यहाँ पे परेशान न करके रखा। ठीक है, ठीक है रोहित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो मैं चाहूंगी एक फाइनल कमेंट दीजिएगा। चले गए। ठीक है, रोहित जी से संपर्क टूट गया है। रवि पाराशर जी, आज जो हमने देखा कि कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर भी सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो किसानों में गिरफ्तारी को लेकर देखी गई थी। उसके बाद में फिर इस्तीफे देने को भी लेकर मांग की गई, और पहले चरण में ही कोर्ट का इस तरह से फैसला सामने आना, क्या लगता है आपको बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी हम जो पिछले 5-7 मिनट से तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा स्क्रीन पे कौन क्या कह रहा था। मुझे वो ध्यान आ रहा था कि कोई एक आंकड़ा, कोई एक संस्था ऑथेंटिफाई कर देनी चाहिए जो कि उसी से सारे आंकड़े लिए जाएं। असल में आपको याद होगा जब टेलीविजन चैनलों में टीआरपी शुरू हुई थी तो सारे चैनल, आंकड़ा एक ही हुआ करता था,
लेकिन सारे बड़े चैनल अपने आप को कुछ कुछ टारगेट ग्रुप्स में कुछ कुछ मामलों में नंबर 1 का विज्ञापन चलाना शुरू कर देते थे, और आंकड़ा एक ही होता था। तो मुझे लगता है कि यही बात यहाँ भी होने लगती है। कोई किसी का आंकड़ा उठा लाता है, कोई कहीं का आंकड़ा उठा लाता है, तो मुझे लगता है कि एक ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जहां तक भाषाई मर्यादा और तथ्य परकता की बात है, तो मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये मसला उठाया और आरएलडी के प्रवक्ता ने भी ये मसला उठाया, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सही पैरवी नहीं की, इसलिए आशीष मिश्रा को, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनको जमानत मिल गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ी फैक्चुअल आप लोग भी रहिए भाई। बीजेपी थोड़े पैरवी करती है, सरकारी वकील पैरवी करता है, और वो कोई किसी की सरकार होती है क्या? किसी की जमानत अपराधी की या समाजवादी पार्टी के नेता की या बीएसपी के नेता की समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान नहीं हुई अदालत से। ये इस तरह का एक कड़वाहट भरा माहौल, गलत बयानी, तथ्यपरकता से एकदम से किनारा कर लेना। जनता बहुत सयानी है, जनता बहुत समझ रही है, सीख रही है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने जहां तक कहा कि भाई उत्तर प्रदेश को नए रास्ते पर ले जाना, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल धरती पर, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर इस बार सबसे ज्यादा नजर आई, सबसे पहले से नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि जिस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हो किसी प्रदेश को, क्या वो रास्ता पहले बनाओगे नहीं? रास्ता तो आपको बनाना पड़ेगा। जो रास्ता आपने इमरजेंसी के दौरान संविधान के 42nd अमेंडमेंट करके संविधान की प्रस्तावना को बदल के बनाया था, उस पर चल के तो आप यहां पहुंच गए। तो सही तथ्य रखिए, सही तरह से रखिए, लोगों को सोचने समझने का, विश्लेषण का अवसर दीजिए, जिससे कम से कम वो वोट डालने घर से निकले। ये टेलीविजन चैनलों पर इसी तरह की तूतू मैमे को देख करके लोगों का राजनीति से मन खट्टा हो रहा है। ये पूरा का पूरा लोकतंत्र का एक तरह से मुझे लगता है अपमान है। लोकतंत्र दो शब्द, जो अपने पक्ष में जो डेटा होता है उसे ही अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक जो प्रवक्ता होते हैं वो जनता के सामने रखते हैं, लेकिन अब जनता पहले के मुकाबले काफी हद तक जागरूक हो चुकी है, और अब जनता का क्या फैसला होता है ये 10 मार्च को ही सामने आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।